नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी में वेयर हाउस गुड्स सेल का क्या मतलब होता है। जी हां दोस्तों, और इस सेल को जीएसटी में एग्जेम्प्ट माना गया है और यह पॉइंट कहां पर दिया हुआ है, जीएसटी सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में यह पॉइंट दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट सप्लाई माना गया है। और वह पॉइंट क्या है, मैं उसी पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। इसका क्या मतलब होता है, कुछ लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं, इस पॉइंट पर पूरा मैटर क्लियर नहीं होता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पूरा मैटर हम समझने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के पॉइंट पर आने से पहले बेसिक समझते हैं। देखिए, जो हमारा सेक्शन 17 है कॉमन क्रेडिट के लिए बताया गया है और इसके लिए रूल 42 रूल 43, मतलब हमारे पास कोई ऐसा इनपुट है या इनपुट सर्विस है जिसका यूज हमने पर्सनल यूज में किया है या एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए किया है और टैक्सेबल सप्लाई के लिए किया है, तो हमारा कॉमन क्रेडिट हो जाता है और फिर रूल 42 के हिसाब से हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। अगर कैपिटल गुड्स का केस होता है कॉमन क्रेडिट तो रूल 43 ओके। लेकिन सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में वो सप्लाई को बताया गया कि ये सप्लाई आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको रूल 43 या रूल 42 अप्लाई करना होगा। जितनी आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी उतना ज्यादा आईटीसी आपका रिवर्सल होगा। तो एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के हिसाब से बताया गया कि ये चीजें आपकी एग्जेम्प्ट होगी। बाकी तो लिस्ट और भी पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, पहले ही कर चुका हूं। लेकिन जो मेन पॉइंट इसमें ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस पॉइंट को मैं क्लियर करने वाला हूं। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, और इस सप्लाई को एग्जेम्प्ट माना गया है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। ये सप्लाई एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं एक इंपोर्टर हूं, मैं कोई गुड्स इंपोर्ट करता हूं। अब जिस गुड्स को मैंने इंपोर्ट किया वह गुड्स हमारे पोर्ट पर आएगा। अब उस गुड्स को पोर्ट पर पहुंचने से पहले हमें उस माल को क्लियर करवाने के लिए कस्टम से बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है। अगर वह गुड्स पोर्ट पर आते ही उस गुड्स के कस्टम ड्यूटी पेमेंट करके उस गुड्स को हम कस्टम से क्लियर करवाना चाहते हैं, तो फिर हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे। कौन सी? होम कंजम्पशन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे। ठीक है, जब होम कंजम्पशन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे तो उस बिल ऑफ एंट्री पे कस्टम ड्यूटी पेमेंट करके हमारा माल रिलीज हो जाएगा कस्टम से। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी उस गुड्स को मैं अपने फैक्ट्री अपने गोडाउन में नहीं लाना चाहता हूं। अभी उस गुड्स को मैं कस्टम से रिलीज नहीं करवाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर अभी कस्टम ड्यूटी नहीं पेमेंट करना है। तो उसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है क्या? वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, जिसको हम इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं। अब अगर वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गया, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गया, तो क्या होगा, फिर इस बिल ऑफ एंट्री पर हमें कस्टम ड्यूटी नहीं पेमेंट करना होता है और वह माल भी, वह गुड्स भी हमें नहीं मिलेगा। अब वह गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर कस्टम वेयर हाउस कस्टम बॉन्ड में रखा जाएगा। अब यह गवर्नमेंट का भी बॉन्ड हो सकता है और प्राइवेट बॉन्ड भी होते हैं। कस्टम बॉन्ड, वेयर हाउस बॉन्ड प्राइवेट भी होते हैं जो कि कस्टम डिपार्टमेंट के परमिशन पर बने होते हैं। लेकिन उस पूरे बॉन्ड की रेख देख, उस पर निगरानी कस्टम डिपार्टमेंट की होती है, क्योंकि उस बॉन्ड में कस्टम वेयर हाउस में जो भी माल रखा हुआ है वो डिपार्टमेंट कस्टम की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका अभी तक कस्टम ड्यूटी नहीं पेमेंट किया है। अब वो माल वेयर हाउस में रखा होगा। कौन सा? वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया। अब जब उस माल की मुझे जरूरत होगी, उस माल को मैं बॉन्ड से निकालना चाहूंगा, फिर जो वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, जिसकी बेस पर हमारा माल कस्टम बॉन्ड में रखा हुआ है, फिर हम उस बिल ऑफ एंट्री के सामने उस गुड्स का एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। कौन सी बिल ऑफ एंट्री? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। और जब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, उस बिल ऑफ एंट्री पर हम कस्टम ड्यूटी, जो भी हमारा इंपोर्ट का जीएसटी होता है, पेमेंट करेंगे और उसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट से आउट ऑफ चार्ज होगा, मतलब
ओसी आ जाएगा। फिर उस गुड्स को हम अपने गोडाउन में लेकर आएंगे। ये प्रक्रिया होती है। क्या देखा, अगर होम कंजप्शन की बिल ऑफ मेटीरियल फाइल कर लिया तो ड्यूटी पेमेंट करके माल हमारा आ जाएगा। लेकिन हमने वेयर हाउस बिल ऑफ मेटीरियल फाइल कर दी, कस्टम बोर्ड में रखा हूं, बाद में जब एक्सबोर्ड फाइल करूंगा ड्यूटी पेमेंट करके माल लाऊंगा। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। अब जो जीएसटी में सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में सप्लाई या वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन लिखा हुआ है, इस सप्लाई को एग्जेम्प्ट सप्लाई माना गया। कैसे, अब इस चीज को हम इस पॉइंट पर आते हैं जीएसटी वाले। अब एग्जांपल से मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई की जगह मैं ही हूं, मैं ओरिजिनल इंपोर्टर हूं, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट किया तो मुझे उस गुड्स पे ड्यूटी भर के माल तुरंत मुझे नहीं छुड़ाना कस्टम से। मैं चाहता हूं कि मेरा माल अभी कस्टम बोर्ड में रख दो, मुझे ड्यूटी पेमेंट नहीं करनी है। तो मेरे नाम पर वेयर हाउस बिल ऑफ मेटीरियल फाइल हो गई और वह माल चला गया कहां, कस्टम बोर्ड में, कस्टम बोर्ड में रखा हुआ है। ओके, अब मैं इंपोर्टर हूं तो मैं इसकी परचेज बुक करूंगा अपने किताब में, क्योंकि मेन इंपोर्टर मैं हूं। अपने सप्लायर को मैं पेमेंट करूंगा तो इसकी परचेज में बुक करूंगा और इस स्टॉक को मैं अपने किताब में कस्टम वेयर हाउस में शो करूंगा। उसको मैं सेल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं पेमेंट करूंगा। कस्टम वेयर हाउस में स्टॉक है। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस गुड्स को सेल कर दूं, मतलब वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री मैंने बॉन्ड में माल रखा है, लेकिन मैं एक्सबोर्ड करके अपने पास माल नहीं ला रहा हूं, बॉन्ड से ही माल को सेल कर दिया और मैंने कस्टम वेयर हाउस से ही गुड्स को सेल कर दिया। किसको, मिस्टर जेड को। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल होता है। कस्टम एक्ट के अनुसार उसका बॉन्ड सेल एग्रीमेंट बनेगा और उस एग्रीमेंट के बेस पर हम उस माल को सेल कर दिया मिस्टर जेड को, और फिर मिस्टर जेड के नाम पर एक्सबोर्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। मैंने मिस्टर जेड को सेल कर दिया वेयर हाउस से ही, तो मिस्टर जेड के नाम एक्सबोर्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, क्योंकि इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री मेरे नाम पर फाइल थी, मैंने बॉन्ड सेल कर दिया मिस्टर जेड को, मिस्टर जेड के नाम पर एक्सबोर्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। अब मिस्टर जेड जो भी उस पर कस्टम ड्यूटी बनता है, जो भी जीएसटी बनता है, उसका पेमेंट मिस्टर जेड करेंगे और माल मिस्टर जेड को जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा मैं इसके, अब जो ये सेल मैंने किया जीएसटी में, ये सेल एग्जेम्प्ट है। जीएसटी में इस सेल को एग्जेम्प्ट माना गया है, वही पॉइंट रखा गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में, वेयर हाउस वाला। और दोस्तों इसी तरीके से एक सेल होती है हाई सीज सेल, इसी तरीके से होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा, उसमें क्या अंतर होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाई सीज, मैंने इंपोर्ट किया, मेरा माल आ रहा है मेरे पोर्ट पर, लेकिन वह माल रास्ते में ही है, सी के रास्ते आ रहा है, समुद्र में ही है वो माल, वेसल समुद्र में ही है, और माल पोर्ट पे आने से पहले आईजीएम फाइल हो जाता है। तो आईजीएम भी नहीं फाइल हुआ, लेकिन बीच में मैंने माल किसी को सेल कर दिया, उस सेल को क्या बोलते हैं, हाई सीज सेल बनते हैं। फिर उसका हाई सीज सेल एग्रीमेंट बनता है, सारा कुछ प्रोसेस होता है, एग्रीमेंट बनेगा जिसको मैंने सेल किया है, फिर सारा कस्टम में सारा क्लियरेंस उसके नाम पे होगा, उसके नाम बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, जो शिपिंग लाइन के खर्चे होंगे वो सब उसके नाम पे आएंगे, वो हाई सीज सेल हो जाएगा। और जो ये सेल मैंने किया, ये हाई सीज सेल, इस पर भी जीएसटी नहीं लगाऊंगा, इसके लिए भी बिल ऑफ सप्लाई बनाऊंगा, लेकिन इस हाई सीज सेल को जीएसटी में एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं माना गया है। ध्यान देना, हाई सीज सेल को जीएसटी में एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं माना गया, लेकिन जो ये सेल मैंने डिस्कस कर रहा हूं, बॉन्ड सेल किया, इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई मान लिया गया है। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। अब मैंने मिस्टर जेड को सेल किया, उसके नाम एक्सबोर्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई। अब मान लीजिए मैंने उस गुड्स की वैल्यू 50 लाख है, 50 लाख में सेल किया। अब जो मैं इनवॉइस बनाऊंगा मिस्टर जेड के नाम पे, क्योंकि भाई मैंने इंपोर्ट परचेज किया था, मैंने परचेज बुक किया था अपने सप्लायर की, सप्लायर को मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, अब मेरा सप्लायर मिस्टर जेड को थोड़ी जानता है, क्योंकि उसने तो मुझे माल बेचा है, इंपोर्टर मैं हूं। अब मैं इनवॉइस बना दूंगा मिस्टर जेड के नाम पर, क्या बना दूंगा, बिल ऑफ सप्लाई बना दूंगा, क्योंकि उस पर जीएसटी तो लगाऊंगा नहीं, कस्टम ड्यूटी जीएसटी मिस्टर जेड ने पेमेंट किया, एक्सबोर्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करवा के उनके नाम पर बिल ऑफ सप्लाई बना दूंगा 50 लाख का। मान लीजिए अगस्त मंथ में मैंने सप्लाई किया, तो अगस्त मंथ में मैं 50 लाख का बिल ऑफ सप्लाई बना दूंगा, और अगस्त मंथ में जीएसटी में मेरी ये 50 लाख एग्जेम्प्ट सप्लाई हुई, पूरा 50 लाख मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाई हुई अगस्त मंथ में। अब क्या, अब देखिए
अब जो मैंने तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी नहीं पेमेंट किया था, उसकी वजह से मेरा माल बॉन्ड में रखा था, लेकिन इससे पहले माल को क्लियर करवाने के लिए बहुत से खर्चे होते हैं पोर्ट पर। इस बिल ऑफ एंट्री के सामने, इस कंसाइनमेंट के सामने पोर्ट पर भी बहुत खर्चे होते हैं। टर्मिनल चार्ज, CFS चार्ज, शिपिंग लाइन के बिल, CHA का बिल, जो कस्टम हाउस एजेंट होता है उसका बिल, अब कस्टम से बॉन्ड तक माल गया वेयर हाउस में, कस्टम वेयर हाउस में, उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिल, ये सब तो बिल मेरे नाम पे आया है, ये सब तो बिल मेरे नाम पर आया है। और इन सब बिल पर, इन सब एक्सपेंस पर मैंने GST पेमेंट किया। अब वह GST भी मेरे GST R2B में आया, मेरी ITC है, लेकिन ये पूरा का पूरा ITC हमें नहीं मिलेगा, या पूरा इस कंसाइनमेंट के सामने जो 50 लाख का माल मैंने सेल किया वेयर हाउस से मिस्टर जेड को, इस बिल ऑफ एंट्री के सामने जितनी सेपरेट एक्सपेंस होंगे जो मैंने अभी बोला, ये सारे पे, ये सभी एक्सपेंस पे जितना GST मैंने पेमेंट किया है वह सारा का सारा GST मुझे रिवर्स करना होगा। मुझे उसकी ITC नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी सप्लाई तो एग्जेम्प्ट कर दी, GST में सप्लाई एग्जेम्प्ट है। अब जब एग्जेम्प्ट सप्लाई किया तो मैं उसकी ITC क्यों लूंगा? इससे रिलेटेड जो भी खर्चे थे इस बिल ऑफ एंट्री से, वो सब का ITC मुझे रिवर्स करना होगा। ठीक है, जो सेपरेट ITC था, इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो सेपरेट खर्चा था, वह तो पूरा का पूरा ही रिवर्स कर दूंगा। अब अगर ऐसा कोई इनपुट है मेरे पास, ऐसा कोई सर्विस लिया है कि जिसका यूज इस एग्जाम सप्लाई में भी हो गया है और उसका यूज टैक्सेबल सप्लाई में भी हुआ है। अब मान लीजिए मैंने अगस्त मंथ में जो सप्लाई की 50 लाख की ही एग्जाम सप्लाई की है, ये वेयर हाउस वाला माल जो बेचा है सिर्फ 50 लाख का बेचा है, लेकिन इस अगस्त मंथ में मेरी और टैक्सेबल सप्लाई भी है, पूरी टैक्सेबल सप्लाई, केवल 50 लाख एग्जाम सप्लाई है। तो 50 लाख के सामने जो सेपरेट खर्चे थे उसको मुझे वो रिवर्स करना ही ITC को। लेकिन ऐसे ही कोई ITC मेरी है कॉमन क्रेडिट में जो कवर हो रही है, जिसका यूज टैक्सेबल यूज में, टैक्सेबल सप्लाई में भी हुआ है और ये 50 लाख की एग्जाम सप्लाई में भी हुआ है। अगर ऐसी कोई ITC है तो कॉमन क्रेडिट हो जाएगी, फिर रूल 42 के हिसाब से हमें ITC रिवर्स करना पड़ेगा। अब इस तरीके से कौन सी ऐसी ITC हो सकती है जो कॉमन में आ जाएगी? अब मान लीजिए बैंक का चार्ज, क्योंकि भाई मैं इंपोर्ट करता हूं तो बैंक भी तो हमसे चार्ज लेती है। अब पूरे मंथ हमने जितना इंपोर्ट किया है, जो भी बैंक चार्ज, इंपोर्ट में जो भी खर्चे बैंक हमसे चार्ज करती है पेमेंट लेने देने में, तो बैंक हमें इनवॉइस देती है। तो पूरे मंथ का, अगस्त मंथ का हमें इनवॉइस दे दिया। अब उस इनवॉइस पर जो ITC है उस ITC को मैंने क्लेम किया, लेकिन उस मंथ वो ITC तो जो हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं उसमें भी यूज हुआ, और ये 50 लाख की जो एग्जाम सप्लाई कर दिया इसमें भी यूज हो गया, तो वो ITC हमारी कॉमन क्रेडिट हो जाएगी। अब उसके लिए हमें 42 लागू करना पड़ेगा। अब रूल 42 के हिसाब से प्रोपोर्शनेट ITC हमें रिवर्स करना होगा इस एग्जाम सप्लाई के बेस पर। तो दोस्तों ये पॉइंट था जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स लिखा हुआ है। ये जो चीज मैंने डिस्कस की ये पॉइंट था, और इस सप्लाई को एग्जेम्प्ट सप्लाई माना गया है, क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में लिस्ट बना दी गई कि एग्जाम सप्लाई किस किस चीज को मानेंगे। देखो एग्जाम्पशन चैप्टर में जो एग्जाम सप्लाई है तो इंक्लूड होगा ही, लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में भी लिस्ट दोबारा हमें इन्फॉर्म कर दिया कि भैया ये सप्लाई आपकी एग्जाम्प्ट होगी, और ये एग्जाम सप्लाई होगी तो रूल 42 43 के हिसाब से आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। इसलिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में लाके फिर से हमें बता दिया। ओके, और मुझे उम्मीद है कि ये मैटर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर मैंने देखा कि काफी लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं किया इसका, इस चीज को नहीं बताया इस पॉइंट के बारे में, इसका मतलब क्या हुआ क्या है, और मैं इसी पॉइंट को डिस्कस किया। बाकी सब पॉइंट तो मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ जो हमारी डिटेल वीडियो है, और रूल 42, रूल 43, इसका फार्मूला कैसे प्रोपोर्शन निकालना है, इस पर डिटेल में वीडियो है, आप उस चीज को देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।